हेलो, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो जो हमारी थी मेथड की, उसमें हमने कवर कर लिया था कितने टाइप के मेथड होते हैं। 4 वेज हमने देख लिया था मेथड को क्रिएट करने के। उसके बाद हमने वहाँ पर देखा था मेथड सिग्नेचर और मेथड प्रोटोटाइप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमने वहाँ पर देखा था कि किस तरीके से हम मेथड की डेफिनेशन बनाएंगे। अब ये सब हमने कवर कर लिया। उसके बाद अब आता है इन्वोकिंग मेथड या मेथड कॉलिंग। ठीक है, तो अब ये हम देखेंगे कि भाई मेथड को कॉल किस तरीके से करते हैं, मेथड कॉलिंग। ठीक है, मेथड कॉलिंग। अब यार पहली बात तो ये है कि मेथड कॉलिंग की ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है ना, वो भी देखते हैं। मेथड इन्वोकिंग, इन्वोकिंग करना जैसे मतलब उठाना। जैसे तुम्हें सोते हुए किसी ने उठा दिया तो तुम्हें इन्वोक कर दिया, ऐसा समझ लो। तो उस तरीके से मेथड को उठाना और मेथड को कॉलिंग। देखो भाई ऐसा है, हमने मेथड बनाया है ना, तो मेथड हमने बनाया तो भाई किसी काम के लिए बनाया होगा। क्यों? अगर मेथड बनाया है तो उससे कुछ काम करवाना होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेथड बनाया, फॉर एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐड नाम का मेथड बनाया। इंट ए इंट बी, ये दो वेरिएबल लेता है। इंट बी हो गया, इन दोनों को ऐड करता है और इसका मान लेते हैं वॉइड है, वॉइड ऐड। इस तरीके का मेथड है मैंने बनाया। अब मैंने दो को ऐड करने के लिए बनाया था मेथड, तो ये मैंने मेथड बना के रखा हुआ है। अब जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगा नहीं अपना काम नहीं करेगा। उसी तरीके से समझ लो, जैसे क्लास में बच्चे हैं और टीचर अटेंडेंस ले रही है, तो जब तक तुम्हारा नाम नहीं आता तुम यस मैम नहीं बोलते। ठीक है ना, पता तुम्हें है कि तुम्हारा नाम आएगा, लेकिन तुम वेट करते हो तुम्हारा नाम आने का। तो उसी तरीके से जो ये मेथड है ये वेट करता है कि इसको कॉल करे जावा का कंपाइलर। जब तक वो इसका नाम लेके इसे पुकारेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये बना रहेगा तुम्हारे प्रोग्राम में। आ रही बात समझ में? तो मेथड कॉलिंग मतलब मेथड को जब हम चलाते हैं तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मेथड कॉलिंग है मेथड इन्वोकिंग। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ब्लूजी में एक एग्जांपल को लेकर के तब समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से काम हो रहा है। देखो मैंने एक क्लास बना रखी है यहाँ पर इन्वोक नाम की। ठीक है, इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड को समझते हैं। तो उसमें मैं आपको इन्वोकिंग और मेथड की डेफिनेशन के बीच में डिफरेंस बताऊंगा और किस तरीके से इन्वोक होता है, किस तरीके से हमारा ये जो इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो सब समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार ज़रा इसको देख लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर ये मेरे प्रोग्राम था और यहाँ पर ये क्लास है इन्वोक, और दो आपको ये दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इंट फाइंड क्यूब नाम का ये क्या है, एक मेथड है ना। इंट फाइंड क्यूब नाम का एक ये मेथड है, और एक वॉइड कंप्यूट क्यूब नाम का एक यहाँ पर मेथड है। इसको हम मेथड की डेफिनेशन बोलेंगे। क्यों? देखो मेथड की डेफिनेशन में मैंने आपको बता रखा था, जैसे मेथड का नाम होता है नीचे यहाँ कर्ली ब्रैकेट लिख करके उसका जो कोड होता है उसके नीचे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको, ये मेथड का नाम आया फाइंड क्यूब करके, कर्ली ब्रैकेट ओपन है क्लोज है और उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है कि ये मेथड क्या करता है। अरे बस समझ में, डेफिनेशन में हम यही तो बताते हैं। ठीक है, तो मेथड की डेफिनेशन में यही होता है कि उसका क्या काम है वो वहीं पर दिया रहता है। ऐसे ही इसमें दे रखा है, ये एक कर्ली ब्रैकेट है ओपन क्लोज है, उसके अंदर कोड है कि भाई ये क्या काम कर रहा होगा हमारा मेथड। मेथड का नाम क्या, कंप्यूट क्यूब। अब ये तो इनके नाम हो गए, फाइंड क्यूब और नीचे वाले का क्या, कंप्यूट क्यूब। अब ये दो मेथड हैं हमारे, इनकी डेफिनेशन इन्हीं के सामने लिखी हुई है, इनके नीचे लिखी हुई है। ये तो हमने देख लिया। अब मेथड का हम देखते हैं मेथड इन्वोक कैसे होता है। एक चीज़ याद रखना, मेथड जब इन्वोक होता है ना तो आपको सिर्फ मेथड का नाम दिखेगा, मेथड का नाम, और आगे जो भी उसके पैरामीटर हैं वो ब्रैकेट में अगर कुछ हैं तो वो लिखे होंगे, कुछ नहीं है तो ब्रैकेट होगा। आ रही ना बात समझ में? मतलब आगे आपको ऐसा राउंड ब्रैकेट तो दिखेगा। अगर कुछ वो लेता है, फॉर एग्जांपल कोई पैरामीटर लेता है, तो जैसे पैरामीटर है कोई मान लो नम, तो ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा। मतलब जो भी है, नम है चाहे कुछ भी है। ठीक है, वेल या कुछ भी है तो अंदर दिखा हुआ आपको दिख जाएगा। नहीं होता तो खाली राउंड ब्रैकेट आगे होंगे अगर वो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। पर जब अंतर इतना है डेफिनेशन और उसमें कि जब डेफिनेशन है तो आपको नीचे कर्ली ब्रैकेट दिख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन जब लिखी रहती है तो कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखी रहती है। जब उसे हम कॉल करते हैं तो सिर्फ उसका नाम आता है और पैरामीटर आता है, ये कर्ली ब्रैकेट और ये सब नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है इसमें कहीं पर ऐसा कुछ दिख रहा है मेथड का नाम और पैरामीटर? और याद रखना, जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो प्रोग्राम में हम उसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। तो एक जगह पर यहाँ पर मुझे कुछ दिखा, फाइंड क्यूब नम। अब फाइंड क्यूब क्या है,
ये किसी का हम नाम है क्या, कहीं पर हमने अभी पढ़ा है इसे? ये देखो ऊपर यहाँ पर हमने पढ़ा फाइंड क्यूब, तो ये इस मेथड का नाम है। तो मतलब इस मेथड की डेफिनेशन तो यहाँ पर थी, ये है ना इसकी डेफिनेशन, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन ये तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे। बताया था ना मैंने, जब तक आपको कोई बोलता नहीं कि भाई ये काम कर दो, तब तक आप नहीं करते भाई, ठीक है। भले ही आपको पता है कि आपको ये काम करना आता है, आप नहीं करोगे। तो उसी तरीके से ये मेथड का जो काम है यहाँ पर इसके अंदर लिखा है इसकी डेफिनेशन में, लेकिन ये तब तक नहीं करेगा जब तक से कोई कॉल नहीं करता। तो ये कहाँ पर कॉल हो रहा है, ये यहाँ पर कॉल हो रहा है। इतना समझ में आया कॉलिंग और डेफिनेशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब कुछ चीज़ है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। देखो किताब में तो सीधा बता दिया कि भाई ये चल गया, यहाँ से ऐसे कूदा, यहाँ पर यहाँ से ऐसा हो रहा है, कंट्रोल इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब। पहले बेसिक पे आते हैं। जब भी कोई क्लास बनती है, जैसे ये इन्वोक नाम की क्लास है, तो इसके अंदर जो ये दो मेथड हैं, इनको हम बोलते हैं मेंबर मेथड। मेंबर मेथड फंक्शन भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन फंक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है जो हमारा क्लास का, वही इनको चला पाता है, तो इसलिए मेंबर मेथड बोलते हैं। मेंबर मेथड मतलब मेंबर के मेथड, मेंबर कौन है, ऑब्जेक्ट। पहली चीज़ तो ये है। अभी मैंने आपको बोला कि इसको जो है हमारे मेथड है, इनको ऑब्जेक्ट ही चलाता है। तो याद रखना, जो भी ये क्लास है इन्वोक नाम की, जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक हम इनको चला नहीं पाएंगे, या जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो इन दोनों को चलाता है। पहली चीज़, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, या बता नहीं रखा उन्होंने एग्जाम्पल में। तो अब यहाँ पर देखो ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास क्या होती है, क्लास को ब्लूप्रिंट ये पढ़ा हुआ होगा आपने। इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घर बनाना है, मुझे घर बनाना है, होम बनाना है, ठीक है। और तो उसके लिए मैं एक चीज़ लाया, मैं गया वहाँ पर आर्किटेक्ट के पास, मैंने उससे नक्शा बनवाया, ठीक है। मेरे पास घर का नक्शा है, नक्शे को क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट। मेरे पास घर का ब्लूप्रिंट है और मुझे घर बनाना है। घर मतलब होम, होम मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो बनाना है। ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई चीज़ है घर। तो देखो जो नक्शा है वो कागज़ में बना हुआ है, आ रही बात समझ में। जो नक्शा है घर का वो कहाँ बना हुआ है, वो कागज़ में बना हुआ है। अब जो कागज़ में बना हुआ नक्शा है, उस नक्शे को देख करके मैं क्या करूँगा, मैं घर बनाऊँगा। मान लो मुझे 10 घर बनाने हैं, ठीक है ना, मतलब समझ लो कि मेरे को 10 घर बनाने हैं। तो मैंने नक्शा लिया जो ब्लूप्रिंट है, और मैं उस ब्लूप्रिंट को देख के वो सेम 10 घर बनाए मैंने। मुझे ये बताओ, जो ये 10 घर बने, ये जगह ऑक्यूपाई करेंगे ज़मीन में, है ना। और जो मेरे हाथ में नक्शा है, क्या ये कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा, सोच के बताना। बस वो मैंने कागज़ में बना रखा नक्शा, तो कोई मतलब फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, वो नहीं कर रहा। लेकिन उसको देख करके जितने मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जितने घर बना रहा हूँ, वो कर रहे हैं ऑक्यूपाई। तो उसी तरीके से क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जावा में, जो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो करेगा। तो उसी तरीके से जो क्लास है, इसके दो ये मेथड हैं। अभी ये इनका होना नहीं होना एक बराबर है जब तक इसके ऑब्जेक्ट नहीं बना लेता मैं, ये है मतलब। अरे बात समझ में। तो इसके ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसका जैसे ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, वो ऑब्जेक्ट किसी को भी चला सकता है, वो इस वाले मेथड को भी चला सकता है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट इस वाले मेथड को भी चला सकता है। तो जो तुम्हारा किताब है उसमें एग्जांपल में उन्होंने ये वाला कंप्यूट क्यूब चलाया। अब देखो चारों मैं चलाने को ऊपर वाला भी चला सकता हूँ, लेकिन उससे जो मैंने आपको समझाना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूट क्यूब के अंदर ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। तो इसलिए अगर हम कंप्यूट क्यूब को चलाएं तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये है, तो इसलिए किताब में यहाँ से एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, कंप्यूट क्यूब से। कंप्यूट क्यूब से क्यों हो रहा है, क्योंकि कंप्यूट क्यूब को चलाया हमने इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। किस तरीके से, एक बार ब्लूज में देख लो, जरा देख लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्लास है, मैं इसे करा कंपाइल, ठीक है, क्लास को कंपाइल करा, कंपाइल होगी, कोई एरर नहीं आया। उसको चलाने पे जाते हैं तो यहाँ पर आया मैंने राइट क्लिक करा। देखो अभी मैं इसको सीधा नहीं चला पाऊँगा, या न्यू इन्वोक लिखा है मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मैंने इस पर क्लिक करा, नाम पूछता है, तो मैं यहाँ इसका नाम OBJ1 दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट1। मैंने ओके करा, ये साइड में लेफ्ट में बन गया ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा तो इसमें देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, वॉइड कंप्यूट क्यूब और इंट फाइंड क्यूब इन टेक्स। मतलब आप कौन सा वाला ऑब्जेक्ट चलाना, इसका कौन सा वाला मेथड चलाना चाहते हैं, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट उसके जितने भी मेथड होते हैं उन सबको चला सकता है। तो मैंने कंप्यूट क्यूब पे क्लिक करा और आंसर आया 125। अब ये किस तरीके से आया वो समझते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये कॉलिंग और इसमें कंट्रोल ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वो देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो मेथड कॉल करता है, और उसके बाद हम आगे देखेंगे फिर किस तरीके से हमारा
कंट्रोल है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है और कैसे कॉलिंग होती है। तो ये मैंने लिया था पोर्शन, अब इसमें समझते हैं। अब जैसे ये है, देखो जब उसने सबसे पहले चलाया हमारा ये वाला मेथड, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, ठीक है ना, यहाँ से चलना शुरू हुआ। प्रोग्राम को पता है कि भाई ये देखो, पता तो है प्रोग्राम को कि ये वाला मेथड ऊपर बन रखा है और ये है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा शुरू तो वो यहाँ से होगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट से वाला मेथड चलाया। पहली चीज़ जब ये चला तो उसकी पहली लाइन चली, क्योंकि मेथड चल रहा है तो उसकी भी डेफिनेशन में आएगा वो। ये पहली लाइन चली तो नम कहीं पर वेरिएबल नम नाम का बन गया होगा जिसमें 5 वैल्यू है, ठीक है, मेमोरी में बन गया होगा। फिर इंट रिजल्ट इक्वल टू फाइंड क्यूब नम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें तो मैं एक और काम की चीज़ बताऊँगा, ध्यान से देखना। इंट रिजल्ट इक्वल टू फाइंड क्यूब नम, मतलब इंट रिजल्ट एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, उसमें हम जैसे नॉर्मली तो हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं ना, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं डाली, यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, इक्वल टू फाइंड क्यूब नम, मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो ये मेथड देगा। अब कैसे देगा वो देखो, तो जैसे ही वो चलता हुआ आया इंट रिजल्ट, फिर उसके बाद यहाँ से आया फाइंड क्यूब नम, देखा उसने, तो वो प्रोग्राम में ढूंढता है कंपाइलर कि भाई फाइंड क्यूब कहाँ है, ये मेथड कहाँ है, तो उसने देखा ये यहाँ पर है। तो यहाँ से जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, ऊपर। कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, ऊपर, क्योंकि मेथड है हमारा यहाँ, तो वो यहाँ आया, ठीक है। यहाँ से एग्जीक्यूशन होता हुआ नीचे आ रहा था, एग्जीक्यूशन होता हुआ जैसे इस लाइन पर पहुँचा, कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से ऊपर, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है ऊपर। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है मेथड की डेफिनेशन और यहाँ पर हुआ मेथड कॉल। तो यहाँ पर कमेंट करके लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मेथड को हमने कर दिया कॉल, मेथड को कॉल कर दिया, या हमने इन्वोक कर दिया, ये भी कह सकते हो, उठा दिया, मतलब चल भाई उठ जा अपना काम कर दे, इस तरीके से। तो वो कूदा यहाँ से, कंट्रोल जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा था वो इसने यहाँ जंप मारी, क्योंकि उसकी डेफिनेशन थी ऊपर। ये क्या है, यहाँ पर है मेथड की डेफिनेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना भाई, जहाँ पर डिफाइन कर रखा वही तो जाके वो देखेगा ना कि भाई उसका कोड है क्या, मतलब करना क्या है इसने, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ यहाँ लिखनी होगी, जो फाइंड क्यूब लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर ब्रैकेट में नम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तुम्हें नम दिख रहा है इसके जो अंदर राउंड ब्रैकेट में। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमने इंट एक्स लिखा था। अब देखो यहाँ पर तुम दो चीज़ें पढ़ोगे अभी, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, फिर वो वैसे मैंने कवर करना है। जैसे इसकी डेफिनेशन में क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि ये एक पैरामीटर लेगा, वो भी इंटीजर टाइप का। एक पैरामीटर मतलब एक, देखो ये इंट एक्स, इसको बोलते हैं डमी, मतलब ये सिर्फ बताने के लिए डेफिनेशन में कि भाई मतलब ये इतना हमने बता दिया इसकी डेफिनेशन में कि ये कोई चीज़ लेता है इंटीजर टाइप की, बस। तो एक्स ये बता दिया कि इंट एक्स लिखा है, मतलब एक वेरिएबल बना के रखते हैं हमने इंटीजर टाइप का, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कुछ वैल्यू लेगा, लेकिन वो इंटीजर ही होनी चाहिए और वो एक वैल्यू लेगा ही लेगा, मतलब ये है। तो इसलिए जब हमने इसको कॉल किया ना, तो इसको कॉल करते वक्त जो ये वैल्यू लेता है, मतलब जो ये पैरामीटर यहाँ पर हमने दे रखा है बताने के लिए कि इसको एक इंटीजर वैल्यू देनी है, तो देनी पड़ती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नम डाल दिया। अब बताओ क्या नम में कोई इंटीजर वैल्यू है, नम में यहाँ पर 5 है, तो इंटीजर वैल्यू है, मतलब ठीक है। इसको हमने कॉल करा और 5 इसको दे दिया, तो ये यहाँ से 5 उड़ता हुआ आया, यहाँ सीधा एक्स में घुस गया 5 वहाँ से, ठीक है। तो कुछ इस जब ये लाइन ये लिखी है ना फाइंड क्यूब नम, तो ये कुछ इस तरीके की बनी, फाइंड क्यूब नम में क्या है 5, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। इक्वल टू रिजल्ट, इंट रिजल्ट ऐसा था, इंट रिजल्ट इक्वल टू फाइंड क्यूब 5, मतलब ये है कि रिजल्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो ये फाइंड क्यूब 5 जो लौटा करके देगा वो आएगी। तो जब फाइंड क्यूब 5 चला तो यहाँ पर आया, तो मतलब एक्स में यहाँ 5 आ चुका होगा, क्योंकि हमने यहाँ 5 दिया। एक्स में 5 क्यों आया होगा, तो उसकी डेफिनेशन में हमने जो ये पैरामीटर दे रखा है वहाँ पर उसका नाम है एक्स, और यहाँ से हमने 5 दिया, तो वो 5 यहाँ से सीधा उसके ये वाले पे पहुँच गया, उसकी डेफिनेशन में जो है। उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है, इंट क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इंट क्यूब इक्वल टू एक्स। अभी बताया ये नम में मैंने 5 दिया था, क्योंकि तो जब ऊपर ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उसने देखा ऊपर वो अब है हमारा मेथड है, तो नम में जो 5 है वो इस वाले में घुस जाएगी। आ रही बात समझ में, जो यहाँ पर हमने वैल्यू दी वो इसके वाले जो पैरामीटर है यहाँ पर इसमें घुस जाती है, ठीक है। आ रही ना समझ में बात, तो यहाँ का 5 वहाँ पहुँच चुका है। अब इंट क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखा, तो एक्स में 5 आ गया, तो मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्यूब में क्या आया 125, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। फिर नीचे लिखा हमने रिटर्न क्यूब। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो ध्यान में तुमने देनी है। जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं, मैंने बता रखा है, पहली वीडियो देख लेना इसकी, अगर उसका डेटा टाइप है, मतलब कुछ डेटा टाइप है उसका, वॉइड के अलावा कुछ भी है, तो उसको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, पहली चीज़। क्योंकि तुमने डेटा टाइप यहाँ पर देखो इंट दे रखा ना हमने,
ये दिख रहा है इंट यहाँ लिखा हुआ है, इंट फाइंड क्यूब। तो इंट हमने देखा मतलब ये इंटीजर वैल्यू लौटाएगा, ये बताता है। तो अगर इसने कोई वैल्यू नहीं लौटाई तो एरर आएगा पहली चीज़। अगर वॉइड है यहाँ पर लिखा हुआ, इंट की जगह यहाँ पर अगर वॉइड लिखा होता तो तब हमें रिटर्न का यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वॉइड का मतलब यही होता है कि ये कोई वैल्यू नहीं लौटाने वाला है, ठीक है। और इंट का मतलब ये इंटीजर वैल्यू लौटाएगा। उसमें भी ध्यान तुमने ये देना है कि जो ये वैल्यू लौटा रहा है ना क्यूब, ये इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, कुछ और होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। एक और बात याद रखना, अगर इस रिटर्न के नीचे मैंने कुछ स्टेटमेंट और लिखे हैं तो वो नहीं चलेंगे। अगर जैसे मान लो ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये यहाँ पर होता, और रिटर्न के नीचे मैंने कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN हेलो, ऐसी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, ये चलने के बाद ये लाइन चलनी चाहिए थी, लेकिन जब रिटर्न दिख जाता है ना तो जो ये है कंट्रोल, ये वापस लौट जाता है जहाँ से इसने इसको कॉल किया था। तो इसलिए रिटर्न के बाद अगर तुमने कोई लाइन लिखी है तो वो नहीं चलेगी, ये बात याद रखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, पता चल रहा पेपर में दे दिया उन्होंने कि रिटर्न के नीचे भी 1-2 लाइन लिख के और बोला आउटपुट बताओ, और तुम लोग लगे हुए वहाँ करने में, तो भाई रिटर्न आ गया तो उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी जो मेथड में कुछ भी लाइन उसके बाद लिखी है। अरे बात समझे, रिटर्न का मतलब होता है लौट जाओ, ठीक है। तो लौट जाओ तो वहाँ से जब वो लौट गया तो उसके नीचे का कुछ भी लिखा हो उसे थोड़ी पता कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो इंट क्यूब इक्वल टू 5 × 5 × 5 125 हुआ। अब रिटर्न क्यूब, इसने क्यूब लौटाया, अब ये लौट के जाएगा कहाँ, ये जहाँ से आया था वहीं लौट के जाएगा। तो जो रिटर्न हुआ क्यूब, ये क्यूब लौट के कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को, कहाँ जाएगा ये रिटर्न होके क्यूब, ये यहाँ से गया और ये यहाँ पर वापस आ गया, मतलब जो ये वैल्यू थी क्यूब की ये लौट के यहाँ आई। तो कुछ इस तरीके का बन गया, इंट रिजल्ट इक्वल टू क्या लौट के आया क्यूब, और क्यूब की वैल्यू क्या हुई थी 125, तो 125 आया समझ में। देखो एक बार ज़रा दोबारा ध्यान से देखो, ऐसा था ना ये लाइन, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो इंट रिजल्ट इक्वल टू फाइंड क्यूब नम था, ठीक है। तो जब ये फाइंड क्यूब नम चल गया पूरा, ऊपर हमने देखा जब चल गया तो यहाँ पर 125 क्यूब की वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना, यहाँ पर क्यूब में आ रहा था 125, ठीक है। तो और आखिरी में उसको ही इसने रिटर्न कर दिया, मतलब जब ये मेथड चला, इसने जो भी काम करा उसके बाद फाइनली वो क्या रिटर्न कर रहा है, क्यूब रिटर्न कर रहा है। तो जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फाइंड क्यूब नम, ये पूरा चलने के बाद क्यूब की वैल्यू रिटर्न करेगा, और क्यूब की वैल्यू क्या 125, तो इसने दिया 125। तो कुछ इस प्रकार का बना इंट रिजल्ट इक्वल टू 125, मतलब रिजल्ट में डाल दो 125। आ रही बात समझ में। तो यहाँ रिजल्ट में क्या आ गया भाई, यहाँ आया 125। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब नीचे का लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN रिजल्ट, तो क्या प्रिंट होना चाहिए 125। तो तभी आपको आउटपुट में जो मैंने पीछे दिखाया था 125 दिख रहा था ये। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना किस तरीके से काम हुआ। देखो जब एग्जीक्यूशन हुआ तो यहाँ से चलता हुआ आया, बस तुम्हें ये याद रखना है जैसे मेथड का नाम जहाँ पर हमने इसे कॉल किया है वो दिख जाता है ना, तो सीधा कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, और वहाँ पर चलने के बाद जब वो ख़त्म हो जाता है पूरा मेथड, तो वापस लौट करके वो उसी जगह पे आता है जहाँ से हमने इसको चलाया था। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब एक और अंतर तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैंने कोई ऐसा मेथड चलाया जो वॉइड है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से देखना है, जैसे अगर ये इंट नहीं होता, ये वॉइड होता, फॉर एग्जांपल अगर वॉइड होता तो ये कुछ लौटाएगा नहीं, ठीक है ना, ये कुछ लौटाएगा नहीं। तो ये देखो ये यहाँ पर एरर भी दिखाने लग गया, वो वॉइड है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कर दिया काम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, जब लौटाएगा नहीं तो फिर हम वहीं पर ही प्रिंट कर देंगे, ठीक है। क्यूब इज़, क्योंकि लौटा नहीं रहा है तो इसलिए हम इसको वहीं पर ही डिस्प्ले करवा देंगे, क्योंकि इसने वैल्यू तो कुछ लौटानी है नहीं। तो क्यूब इज़ प्लस किस में आएगा, क्यूब में आएगी वैल्यू, और यहाँ पर ये हो गया ये इस तरीके से, और यहाँ से हटा देता हूँ इस लाइन को। अच्छा देखो एक और चीज़ देखो, तुम्हें यहाँ पर एरर आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है इनकम्पेटिबल टाइप वॉइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, क्योंकि देखो अब यहाँ पर हो हुआ था कि ये हमने जैसे लिखा है ना इंट रिजल्ट इक्वल टू फाइंड क्यूब नम, मतलब फाइंड क्यूब कोई वैल्यू यहाँ पर लौटा के देगा, वो रिजल्ट में आएगी,
लेकिन फाइंड क्यूब की तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमने वॉइड लिखा है। वॉइड का मतलब होता है कि ये कुछ नहीं लौटाएगा, तो ये गड़बड़ होगी। मतलब यहाँ हम लौटवा रहे हैं, मतलब ये रिजल्ट में डाल रहे हैं, तो रिजल्ट में तो तभी डालेगी जब कुछ लौटाएगा, और ऊपर है वॉइड, तो वही बोल रहा है वो इनकम्पेटिबल टाइप वॉइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो जब ऐसा मेथड हम कॉल करते हैं जो कुछ नहीं लौटाता, तो फिर उसकी वैल्यू किसी पे असाइन नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तो ऐसे करेंगे कॉल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको। जो वॉइड वाले को कॉल करते हो तो इस तरीके से होगा, जब उसके अलावा किसी और को कॉल करते हो जो कुछ वैल्यू लौटाएगा, तो वो जैसे पहले बताया उस तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी ज़रा चला के देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, बड़े ध्यान से देखना। मैंने इसको करा कंपाइल और इसको एक बार चलाता हूँ। यहाँ से इसको करा मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और रन करते हैं इसको कंप्यूट वाले को। लिखा आ रहा है क्यूब इस 125 आ गया ना। अब जरा समझते हैं कि प्रोग्राम में कैसे काम हो रहा है। देखो अब यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट से मेथड चलवाया वो ये वाला चलवाया था। कौन सा वाला बताओ? मैंने वॉइड कंप्यूट क्यूब चलाया, जानबूझ के चलाया इसको, क्योंकि इसके अंदर ही कॉलिंग हो रही है ना। अब ऊपर वाले को चलाते तो फ़ायदा नहीं होता ना, क्योंकि कॉलिंग तो इसमें हो रही, तो इसलिए इसको चलाया, ठीक है। तो इसलिए अब बताओ मेरे को यहाँ पर क्या हुआ। नम में जैसे ये चला, इसकी डेफिनेशन में तो पहली लाइन है नम में 5 आ गया, तो कोई नम वैल्यू वेरिएबल बन गया होगा, उसमें 5 वैल्यू आ गई होगी। वो उतना काम का नहीं है जितना हमारा सेकंड लाइन है, जिसमें हमें ध्यान देना है। लिखा क्या है? फाइंड क्यूब नम। पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा कि इक्वल टू करके किसी में इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, है ना। इसका कारण ये है क्योंकि ये वॉइड है। वॉइड मतलब ये कुछ लौटाएगा नहीं, तो जब कुछ लौटाएगा नहीं तो मैं किसी और में डालूंगा कैसे यार? आ रही ना बात समझ में? तो वही है यहाँ पर। तो ये अंतर है। जब कोई जैसे इंट था तो मैंने यहाँ पर इंट रिजल्ट इक्वल टू लिखा था, जो ये फाइंड क्यूब नम, लेकिन कुछ नहीं लौटा रहा, तो इसलिए हम किसी और में इसकी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो काम किस तरीके से हुआ देखो, फाइंड क्यूब नम जब ये चला, यहाँ से वही मेथड की कॉलिंग हमने इसे उठा दिया, कॉल मार के कि भाई उड़ जा, तेरा नाम आ गया है। ये उठा, उसने बोला अरे मेरी डेफिनेशन कहाँ पर है, ये भागा ऊपर पहुँचा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये यहाँ से चल के सीधा यहाँ पहुँचा, इसकी क्यूब डेफिनेशन यहाँ पर पड़ी हुई थी। अब जब ये यहाँ चला तो उसकी पहली लाइन क्या थी? इंट क्यूब। अच्छा देखो यहाँ पर जब ये चला तो फाइंड क्यूब नम हमने लिखा, मतलब कुछ इस तरीके का हुआ ना, वही जैसे पहले हुआ था फाइंड क्यूब, और नम की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 गया, इस तरीके से कॉल हुआ। तो जब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर ऐसे आई वैल्यू इसकी, फाइंड क्यूब, और नम की क्या थी? 5। तो 5 किस में जाएगी? एक्स में, मतलब एक्स में 5 है, तो वही हुआ। क्यूब में क्या हो जाएगा? क्यूब इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 हो गया। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यूब इज़ प्लस क्यूब। तो मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया कि क्यूब इज़ क्यूब की वैल्यू क्या है? 125, तो क्यूब इज़ 125 ये लिखा हुआ आ गया। जब ये पूरी लाइन प्रिंट हो गई, अब देखो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट तो है नहीं, लेकिन जब मेथड के सारे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो भी ख़त्म हो जाता है, या मतलब वो भी पूरा चल जाता है, ठीक है। तो जैसे इसके सारे स्टेटमेंट खत्म हो गए, आखिरी स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाला था, ये चले गया। उसके बाद कोई और स्टेटमेंट है क्या? नहीं है। तो कर्ली ब्रैकेट जैसे उसे दिखा वो समझ गया कि भाई ठीक है मेथड हो गया ख़त्म। तो ये वापस यहाँ से लौट के उसी लाइन पे आएगा जो यहाँ पर थी। कौन सी लाइन? ये फाइंड क्यूब नम वाली, ये वाली लाइन पे आया, ठीक है। इस पे आया, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ये मेथड भी क्लोज है, तो ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद क्लास क्लोज, तो बात ख़त्म, ठीक है। और आंसर में क्या प्रिंट हुआ? क्यूब इज़ 125। अगर इसके नीचे मैंने कुछ और लाइन लिखी होती, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और लिखा होता, तो वो भी प्रिंट हो जाता है। देखो जैसे मैंने इसके नीचे, तो फॉर एग्जांपल इसके नीचे मैंने कुछ लाइन लिख दी, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड लिख दिया यहाँ पर कि भाई इसका हो रहा है यहाँ पर एंड। तो देखते हैं ज़रा, उसके बाद ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, है ना। कहाँ गया प्रोग्राम हमारा? ये रहा। इसका बनाया हमने एक ऑब्जेक्ट, ओके। फिर से इसको चलाएंगे तो देखो ज़रा क्या प्रिंट हो रहा है, क्यूब इज़ 125, उसके बाद एंड। अब प्रोग्राम में आ जाते हैं वापस। देखो यहाँ पर जब ये वाली लाइन चली थी, मैंने बताया था ये ऊपर कॉल हुआ, इस पर आया होगा, इस पर आया, इसने लिख दिया, प्रिंट कर दिया था क्यूब इज़ क्या 125। फिर वहाँ से वापस कंट्रोल लॉड करके यहाँ पर आ गया फाइंड क्यूब वाली लाइन पे। फिर उसके बाद नीचे चला, तो नीचे चला, अगली लाइन क्या थी? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली, तो उसमें एंड लिखा था, वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हो रहा है, मतलब इसमें कुछ रटना नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ तक समझ में आ चुका है ना कि किस तरीके से काम हो रहा है, कंट्रोल किस तरीके से ट्रांसफर होगा हमारा। तो अगर इतना समझ में आ गया तो एक और काम की बात है, उसको भी देख लेते हैं, ज़रा ध्यान उस पर दे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब इसको हटाते हैं, और मैंने एक और मेथड बनाया,
ठीक है, ऐड करके है, ध्यान देना है ज़रा। मैंने लिखा वॉइड और यहाँ पर है ये ऐड नाम का मेथड है, एक इंट एक्स है और एक डबल वाई ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और वर्ड कंप्यूट फाइंड, यहाँ इसका नाम बदलना पड़ेगा, इसको समझते कुछ काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है आपको। एक हो गया नम, और अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये जो हमारा मेथड है वॉइड ऐड नाम का, ये 2 पैरामीटर ले रहा है, तो मेरे को जब इसको कॉल करूँगा ना यहाँ पर 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। पहली चीज़, अगर मैं एक ही देता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बनाने पड़ेंगे, एक इंट और एक और चीज़ देखो ध्यान, यहाँ पर 2 मैंने जानबूझ के ऊपर दूसरा डबल ले रखा है यहाँ पर ऊपर, तो जब मैं पास करूँगा ना जो वैल्यू, वो दूसरी डबल ही होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा भाई। 2 अगर यहाँ पर डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन जैसी होनी चाहिए ना, तो उसी तरीके से कॉलिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर पहला जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है पैरामीटर इंटीजर टाइप का है, दूसरा डबल टाइप का है, तो जब यहाँ से कॉल करूँगा ना तो पहला इंटीजर ही देना पड़ेगा, दूसरा डबल ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दिया, पहला डबल दूसरा इंटीजर, ऐसा नहीं होता। जो जैसे पहली पोजीशन पे इंटीजर वाला है तो पहले इंटीजर ही दो, दूसरा डबल वाला है तो दूसरा डबल ही दो। और ऐसा है कि अगर ऊपर 2 है तो दोनों ही देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक दे दिया और बैठ गए कि चले भाई एक तो दे दिया, ऐसा नहीं है, दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से करना पड़ेगा, एक इंट नम नाम का बना दिया और एक डबल, फॉर एग्जांपल डबल num2, एक num1 कर देता हूँ यहाँ पर, num1 num2 इक्वल टू, यहाँ मैंने 10.6 ले लिया, ठीक है। ऐड, अब यहाँ पर देखो ज़रा, एक तो num1 और num2, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो जब ये लाइन चलेगी ऐड num1 num2, क्योंकि जब मैं कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट से तो ये वाला मेथड में चलवाऊँगा कंप्यूट, अच्छा इसका नाम सही कर लो, कंप्यूट ऐड कर लो इसका नाम, ठीक है। तो जब ये चलेगा यहाँ पर आया ऐड num1 num2, तो num1 num2 मतलब यहाँ पर num1 जो है क्या 5, वो num1 में घुस जाएगा और 10.6 num2 में घुस जाएगा, और यहाँ से कंट्रोल सीधा इसकी डेफिनेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो ये ऊपर लिखी हुई है ये वाली। अब इसमें इन दोनों का मैं एडिशन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया था इंट रिजल्ट इक्वल टू, देखो दोनों का एडिशन करवाना चाहता हूँ, किसका, num1 और num2 का। लेकिन num1 और num2 जब यहाँ ऊपर आएंगे तो num1 किस में घुस जाएगा, देखो समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो ये है प्रोग्राम। अब यहाँ पर जब इसकी कॉलिंग होगी, ये है इसकी जब कॉलिंग होगी यहाँ पर, तो जो ये लिखा हुआ है ना मैंने ऐड num1 और num2, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ना, ये ऐड ब्रैकेट में num1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो num1 जहाँ लिखा है वहाँ 5 जाएगा, और जहाँ num2 लिखा है वहाँ 10.6 जाएगा अंदर, इस तरीके से बना ये। तो ये जैसे इस तरीके से बना, और यहाँ पर क्या लिखा ऐड, तो वो प्रोग्राम में जावा का कंपाइलर ढूंढेगा कि क्या ऐड नाम का कोई मेथड है बना हुआ, उसे कॉल करने को बोल रहा है, तो ऊपर ढूंढेगा, हाँ यहाँ मिल गया, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा वो जो ऐड है इसको, जो इसकी पैरामीटर है, जैसे पहला 5 है तो ये वाला यहाँ से कॉपी हो जाएगा इस एक्स वाले में। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ है जो अभी तुम आगे पढ़ोगे, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, तो उसको भी थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअल और फॉर्मल क्या होता है। एक्चुअल मतलब जो हम असल में दे रहे हैं, तो असल में इसमें वैल्यू दे क्या रहे हैं हम, असल में क्या वैल्यू आ रही, 5 आ रही, और यहाँ पर 10.6 आ रही, यही तो असली वैल्यू है ना जिस पे वो काम करेगा। तो इसलिए जो ये है यहाँ पर ये num1 और num2 ये इसके हैं एक्चुअल पैरामीटर, और फॉर्मल क्या होते हैं जो सिर्फ इसलिए बना रखे बताने के लिए कि भाई कि ये वैल्यू ये लेगा, इंटीजर टाइप की लेगा बस, बाकी तुम उसमें इंटीजर वाली कौन सी देते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो उसकी डेफिनेशन वाले होते हैं। तो ये है फॉर्मल पैरामीटर, जो इसकी डेफिनेशन में है फॉर्मल पैरामीटर, ये हो गया और एक ये हो गया, और एक्चुअल कहाँ है, ये वाले हैं num1 और num2 जो हम मेथड की कॉलिंग के टाइम पे देते हैं। याद रहेगा जब कॉल करते हैं ना, यहाँ पर हमने कॉल किया है ना इसे, तो कॉलिंग के टाइम पे जो तुम पैरामीटर पास कराते हो वो होते हैं एक्चुअल, क्योंकि असली में जो वैल्यू है वो तो उन्हीं पर डिपेंड करती है ना क्या है, वो होता है एक्चुअल। क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 और 10.6 दिया, तो 5 और 10.6 ही उसमें जाएगा, तो एक्चुअल वैल्यू तो वही जा रही है ना। तो इसलिए जब तुम कॉल करते हो तो वहाँ पर कौन से पैरामीटर होते हैं हमारे, एक्चुअल, कॉलिंग के टाइम पे एक्चुअल। और जो डेफिनेशन है मेथड की डेफिनेशन है, मेथड की डेफिनेशन है जहाँ पर,
तो वहाँ पर जो तुमने बना रखे फॉर्मल है, मतलब ये नाम के हैं बस कि भाई एक इंटीजर टाइप का होना चाहिए, एक पैरामीटर दूसरा डबल टाइप का होना चाहिए बस। अब उसमें वैल्यू क्या आएगी वो ये थोड़ी डिसाइड करते हैं, वो तो तुम्हारा एक्चुअल वाला डिसाइड करता है कि क्या होगी, जो तुम नीचे से पास करवाते हो उसको कॉल करते वक्त। आ रही बात समझ में? तो ये वाले हैं एक्चुअल और ये वाले सिर्फ नाम के बने हुए, ये हैं फॉर्मल। ठीक है। अब जैसे 5 और 10.6 यहाँ से पास हुआ था और यहाँ पर घुसा, तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ, ये 5 और 10.6 को ऐड करवाना चाहता हूँ। तो इंट रिजल्ट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसमें क्या कर देंगे, इनको ऐड करवाने के लिए मैंने लिख दिया x प्लस वाई। अब यहाँ पर एक एरर आना चाहिए, देखो यहाँ पर आ गया क्योंकि मैं डबल में इंटीजर को जोड़ रहा हूँ। देखो यहाँ इंटीजर है ना पहला और दूसरा है डबल, तो याद रखना डबल ज़्यादा वो है, मतलब इंटीजर में अगर मैं डबल को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को डेटा टाइप भी डबल लेना पड़ेगा, वरना वो एरर आता है कि लॉसी कन्वर्जन है, क्योंकि डबल को तुम इंट में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हट जाती है ना, तो इसलिए लॉसी हो जाता है। तो इसलिए मेरे को डबल बनाना पड़ेगा ताकि लॉसी वाला एरर ना आए, तो अब नहीं आएगा। तो ये है एक चीज़ और, ठीक है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर पैरामीटर एक इंट है एक डबल है तो मेरे को डबल लेना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो जो वेरिएबल लूँगा वो भी डबल टाइप का होना चाहिए, ये है बात, ठीक है, वरना एरर आता है कि लॉसी कन्वर्जन हो रहा है। तो एक तरीका देखो, एक चीज़ ये हो गई, ये भी याद रखना। अब x प्लस वाई को जो हमने जोड़ा तो वो जो रिजल्ट है फाइनल वो मेरा रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ चुका होगा। अब यहाँ पर गलती ये मत कर देना कि रिटर्न लिख दिया और रिटर्न करके बैठ गए रिजल्ट को। रिटर्न करने से पहले हमेशा ध्यान दिया करो इसके यहाँ पर कि क्या मैंने यहाँ पर कोई डेटा टाइप लिखा है। अगर वॉइड है तो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, अगर वॉइड नहीं है तो तब तुम रिटर्न करवा सकते हो वॉइड के अलावा। अगर कुछ और है तो देखो अब ये कैसी वैल्यू है यहाँ पर जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, ये है रिजल्ट, और रिजल्ट कैसी डबल वैल्यू, तो मतलब जो इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए फिर वो डबल टाइप का होना चाहिए। आ रही बात समझ में? आगे ना समझ में किस तरीके से मेथड बनता है पूरा। तो यहाँ डबल का कारण पता चल गया क्योंकि जो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं वो डबल टाइप की है। अंदर दो हमने ये भी देख लिया कि अंदर दो अगर पैरामीटर लेते हैं अलग अलग तो भाई उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जब तुम उन्हें कॉल करते हो, ऐसे नहीं आगे पीछे कर दिया। और दोनों तुम्हें पास करवाने पड़ेंगे, अगर यहाँ 2 हैं, अगर 10 है तो 10 के 10 देने पड़ेंगे, मतलब जितने तुमने मेथड की डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर दे रखे हैं तो उतने तुम्हें एक्चुअली पास भी करवाने पड़ेंगे, ये बात भी याद रखना, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मेथड हमारा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम सीधा उसको कॉल कर देंगे, किसी में उसकी वैल्यू असाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कई बच्चे ये बोल सकते हैं कि आपने यहाँ पर तो डबल का यूज़ करा ऐड से पहले, लेकिन यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आ रहा जबकि आप इसकी वैल्यू किसी और में असाइन नहीं करवा रहे। हाँ, तो कोई एरर नहीं आएगा इसमें, लेकिन जो वैल्यू ये लौटा के देगा ना वो बर्बाद हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि मैं उसको किसी और में डाल नहीं रहा हूँ। तो वैल्यू यहाँ पर आएगी लौट के, लेकिन किसी वेरिएबल में मैंने स्टोर नहीं करी तो वो वैसे ही बर्बाद भी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको किसी में डाल देंगे। कैसी वैल्यू दे रहा है? डबल टाइप की दे रहा है, तो कोई डबल वेरिएबल बना लेता हूँ और आंसर रख दिया मैंने, उसका नाम प्रिंट कर दूँगा इस आंसर को, प्रिंट ANSWER आंसर। तो इसमें जो फाइनल आंसर है वो प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो याद रखो भाई, जो वॉइड वाला होता है ना उसको तो तुम किसी और में असाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि वो कुछ लौटाता ही नहीं है, लेकिन ये वैल्यू लौटाता है। तो इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी में असाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो ये वैल्यू लौटाएगा तो वो इसमें आ जाएगी आंसर वाले में। लेकिन तुम अगर इसे किसी और वेरिएबल में असाइन नहीं करते तो जो वैल्यू लौटाएगा ना वो बर्बाद हो जाएगी, मतलब वो लौटाएगा तो है लेकिन क्योंकि तुम किसी में असाइन नहीं कर रहे तो फिर वो लौट के ऐसी अंदर पड़ी रहेगी, बाद में उसका गार्बेज कलेक्टर होता है जावा में एक, ठीक है, तो उसे कलेक्ट कर लेगा, मतलब किसी काम की नहीं रही, वो फ़ायदा नहीं हुआ मेथड का। तो या तो तुम इसे लौटाओ तो किसी में स्टोर कर लो, ये है वेरिएबल में। अब इसे चला के देखें, फिर एक बार फाइनल में तुम्हें इसका एक बार एग्जीक्यूशन समझा दूंगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। भाई अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करके बता देना यार, और लाइक वाइक भी कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पर कंप्यूट ऐड वाले को चलाया, ये चल गया और आउटपुट आ रहा है 15.6, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर इसको कि कैसे हुआ काम, ठीक है। अब सिर्फ इसका फ़्लो समझेंगे कि जो हमारा कंट्रोल है उसका फ़्लो क्या है, किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन हुआ। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हें समझाने के बाद ना मैं तुम्हारे स्पेसिफिक पेपर का जो सेक्शन 20 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है। जो मैंने देखा था सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन बी का, तो उसमें मेथड ओवरलोडिंग हो रही थी यूज़, तो मैंने बोला पहले तुम्हें पढ़ा देता हूँ कॉन्सेप्ट, एक बार वो समझ लेंगे फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने जो अपना ये मेथड रन किया वो था कंप्यूट ऐड, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से ये वाला चलवाया
तो जब ये कंप्यूट ऐड चला, इसकी बारी बारी हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। पहले ये वाली हुई, ये वाली हुई, फिर ये वाली हुई, डबल आंसर इक्वल टू ये। इसने देखा यहाँ पर क्या लिखा है, ऐड num1 कॉमा num2, ठीक है। जैसे इसने देखा ऐड और आगे एक हमने राउंड ब्रैकेट लगा रखा, मतलब मेथड है कॉल कर रहे, तो ये ढूंढेगा कि भाई कहाँ पर है ये मेथड, और इसको मिल गया कहाँ पर, इसको ये मेथड मिला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है मेथड, तो ये यहाँ पर आ गया हमारा कंट्रोल, यहाँ से जंप करके कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। यहाँ पर मेथड की क्या हुई, मेरे साथ लिखते रहो या बोलते रहो, यहाँ मेथड की कॉलिंग हुई। और यहाँ कहाँ है मेथड की डेफिनीशन, तो जहाँ तुमने उसे डिफाइन कर रखा वहाँ कूद जाता है, वो कूद मारता है। यहाँ से उसने वहाँ कूद मारी, उसके बाद अपने साथ वो वैल्यू भी ले जाता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू यहाँ से वहाँ वो वहाँ पहुँच जाएंगी। कौन सी वैल्यू है ये, इनको हम मतलब कौन से पैरामीटर बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि असली में जो वैल्यू जाती है वो ये वाली पास होती है ऊपर वालों में। ऊपर वाले क्या फॉर्मल है, डमी है, डमी, ठीक है। तो तुम डमी भी कह सकते हो, लेकिन फॉर्मल सुनोगे तुम, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। ये फॉर्मल पैरामीटर है। और ये जो नंबर num2 है कौन से हैं, ये एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअल क्यों, याद रहेगा ना, एक्चुअल क्यों, एक्चुअल मतलब एक्चुअली इनकी सच में जो वैल्यू है वो इस पर काम करता है मेथड। ये तो सिर्फ कहने के कि भाई इसमें दो, ये बस बताने के लिए होता है कि जो मेथड बनेगा, पहला पैरामीटर इसका इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा डबल टाइप का होगा। उसमें क्या वैल्यू आएगी वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर से डिसाइड होती है जो हम पास करवाते हैं, याद रहेगा। अब जब ये मेथड कॉल हुआ था num1 num2, तो ऐड के अंदर दो चीज़ें घुसी, num1 और num2। num1 था 5, num2 था 10.6, ऐसा हुआ है मेथड कॉल, ठीक है। 5, 10.6, तो ऊपर देखो पहले वाले की वैल्यू पहले वाले में जाती है, तो 5 वाली गई होगी x वाले में, और 10.6 वाली गई होगी y वाले में। तो x में कितनी है, मतलब x में आई है 5 और y में आ रखी है 10.6। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, डबल रिजल्ट इक्वल टू x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब 5 प्लस 10.6, ऐसा हुआ। और ये किस में आ गया, रिजल्ट इक्वल टू लिखा था तो रिजल्ट में आ गई है। वैल्यू ऐड होने के बाद क्या बना ये, बताओ भाई, 15.6 बना ना, ये 15.6 बना और रिजल्ट में घुस गया। फिर मैंने रिजल्ट को ही रिटर्न करवा दिया, और रिटर्न करवा रहे हैं तो जो चीज़ तुम रिटर्न करवाते हो वो और इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तो इसलिए इसका हमने डेटा टाइप डबल लिखा, क्योंकि रिजल्ट जो वैल्यू है वो डबल टाइप की है, ठीक है। और ये भी बता दिया था यहाँ पर रिजल्ट का डेटा टाइप डबल इसलिए लिया क्योंकि इंटीजर में जब तुम डबल वाली वैल्यू जोड़ते हो तो डेटा टाइप डबल लेना चाहिए, क्योंकि एरर आ जाता है अगर तुम इंटीजर लोगे कि भाई लॉसी कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि वो पॉइंट को हटाता है ज़बरदस्ती। जैसे 10.6 है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे अगर तो पॉइंट हट जाता है ना, तो इसलिए लॉसी कन्वर्जन होता है, तो वो जावा अलाउ नहीं करता, तो इसलिए हमने डबल लिया एरर को हटाने के लिए। डबल लिया तो रिजल्ट की जो डेटा टाइप था डबल था, और उसी को लौटा रहे हैं यहाँ पर नीचे रिटर्न करके, तो इसलिए हमें मेथड का डेटा टाइप भी डबल लेना पड़ा, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है और जो रिटर्न तुम करवाते हो वो दोनों से मैच करने चाहिए। तो इसने जो वैल्यू लौटाई वो क्या थी, 15.6। तो ये वैल्यू ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है यहाँ से लौट के कहाँ आई, बताओ भाई कहाँ आएगी वैल्यू, वहाँ से लौट करके, यहाँ से वैल्यू लौट के जहाँ से इसे कॉल किया था वहीं पर आएगी। तो ये यहाँ से आई, कॉल कहाँ हुआ था, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हुआ था ना कॉल, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू अब ये हट गया, मतलब ऐसे समझ लो ये ऐड num1 num2 हट गया, इसकी जगह 15.6 आ गया। तो ऐसा बना डबल आंसर इक्वल टू 15.6, मतलब आंसर में डालो 15.6 और नीचे हमने प्रिंट कर दिया आंसर। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, फाइनल जो हमारा आंसर है 15.6, और ये हमें प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है यार अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा मेथड की डेफिनेशन और इन्वोक किस तरीके से करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस, और तुम्हें फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर भी थोड़े बहुत समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दिया यहाँ पर कि किस तरीके से एक्चुअल पैरामीटर होता है, क्या फॉर्मल पैरामीटर होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। किताब में भी तुम्हें यही बता रखा है, तो ये भी तुम्हारा कवर हो चुका है। एक और बात है, हमने ये भी देख लिया कि जो हमारे पैरामीटर होते हैं वो हम अलग अलग भी ले सकते हैं, इंटीजर ले लिया, डबल ले लिया, ज़रूरी नहीं है तुम सेम लो, लेकिन जब कॉल करते हो तो वही तुम्हें देना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर चेंज कर दिया या एक दिया एक नहीं दिया कि आज मेरा मन नहीं हो रहा था मैं एक ही दूंगा, ऐसा नहीं भाई। तुमने दो बनाया तो तुम्हें दोनों देने पड़ेंगे कॉलिंग करते वक्त, ये बात भी याद रखना, ठीक है। और एक और चीज़ है, हमेशा याद रखना, अगर तुमने यहाँ कोई डेटा टाइप लिखा है तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगा ही होगा, उस मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट होगा ही होगा। वॉइड वाला है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बात याद रखना। और दूसरी चीज़, रिटर्न के बाद कुछ और मत लिखना, काम की बात है, क्योंकि भाई रिटर्न के बाद जो तुम लिखते हो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, रिटर्न पे ही मेथड एंड हो जाता है और वापस लौट जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और वॉइड अगर होगा तो हमें कुछ रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा समझ में आ चुका है। और एक और बात याद रखना, जो हमारा
फॉर्मल पैरामीटर होते हैं ये मेथड की डेफिनेशन में हमें दिखते हैं, और जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं मेथड की कॉलिंग के टाइम पे हमें दिखते हैं, वहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं मेथड की डेफिनेशन में होते हैं, और जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं कहाँ होते हैं, जब हम मेथड को इन्वोक करते हैं, जहाँ कॉल करते हैं। याद रहेगा ना ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पर थे क्योंकि यहाँ पर मैं कॉल कर रहा था, और ऊपर थे फॉर्मल जहाँ पर इसकी डेफिनेशन थी। फॉर्मल पैरामीटर को डमी भी बोल देते हैं। और बात याद रखो, जो मेथड होता है हमारा, ये दो तरीके से हम इससे वापस लौटते हैं। या तो रिटर्न स्टेटमेंट हमें मिल जाए तो हम वापस लौट जाते हैं, या फिर इसके सारे स्टेटमेंट खत्म हो जाएं। जैसे वॉइड वाला हमने बनाया था, तो जब उसके सारे स्टेटमेंट खत्म हो रहे थे तो मैंने बताया था कि हम वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ उस पर बचा नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आखिरी स्टेटमेंट जब वो चला देता है उसके बाद फिर वो मेथड खत्म हो जाता है और हम उससे वापस लौट जाते हैं। तो ये दो तरीके हो गए वापस लौटने के मेथड से, ये भी याद रखना, ठीक है। एक तो रिटर्न स्टेटमेंट हमें मिल जाए, या फिर उसका आखिरी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद हम वापस लौट जाते हैं जहाँ से हमने उसे कॉल किया था, ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही कवर करूँगा मैं, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है, जो प्योर इम्प्योर फंक्शन है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक है, मेथड ओवरलोडिंग है, और बाकी के जो कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है और अगर वीडियो में लगा है कि आपको समझ में आया है टॉपिक, तो इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।